नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्फ कानून का विरोध अब धर्म युद्ध बनता जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जलसे हो रहे हैं, मौलानाओं की तकरीरें हो रही हैं, सियासी पार्टियां खुद को मुसलमानों का रहनुमा दिखाने के लिए हर मंच पर मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। इन जमावड़ों में वक्फ कानून पर कम और सरकार को धमकाने और इस्लामी एजेंडे के प्रचार पर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। बिहार का किशनगंज हो या फिर ओवैसी का हैदराबाद, हर तरफ मुसलमानों को उकसाने का खेल खेला जा रहा है। कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है और फिर सड़कों पर उतरने का ऐलान हो रहा है। वक्फ कानून का मुद्दा पूरी तरह से प्रबंधन का मामला है, लेकिन उसे मजहबी रंग भी दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल है, लेकिन बावजूद इसके प्रोटेस्ट और प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए माहौल बनाया जा रहा है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर वक्फ कानून की आड़ में भड़काऊ एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है। किशनगंज में खुलेआम कफन बांधकर मैदान में उतरने का ऐलान हुआ। सब्र का बांध टूट जाने पर मुसलमानों को कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, यह धमकाया गया। हैदराबाद में भी यही हुआ। सिर कलम करा लेने की बात हुई। गर्मी पैदा करने और गर्मी बढ़ाते रहने का संदेश दिया गया। वक्फ कानून के नाम पर ये जलसे उन इलाकों में हो रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ऐसे में सवाल है कि मौलानाओं का असली एजेंडा क्या मुसलमानों को भड़काना है। सवाल यह भी है कि वक्फ का मुद्दा जायदाद का है या मजहबी फसाद का। और सवाल यह भी कि क्या वक्फ सिर्फ जरिया है, मौलानाओं का मकसद शरिया है। इन्हीं सवालों पर आज करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनाते हैं कैसे वक्फ के नाम पर धर्म युद्ध शुरू करने की कोशिश हो रही है। वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। आप ललकारो नहीं, हमारे सब्र का पैमाना जब टूट जाएगा तो तुम्हारी ताकत काम नहीं आएगा। कि कुर्बानी का जज्बा हमें वर्षे में मिला है, कुर्बानी का जज्बा हमें वर्षे में मिला है। जान भी मांगी ये मुल्क तो इनकार न करना, इनकार न करना। मंदिर भी तुम्हारा है, मस्जिद भी तुम्हारी, बस इतनी सी सजा है, इसे मिसमार न करना, इसे मिसमार न करना। तो वक्फ को बचाना लाजमी है। इतनी गर्मी पैदा कीजिए माहौल में और लगातार करते रहिए ताकि सेंटर की हुकूमत और जो सुप्रीम कोर्ट अभी केस सुन रहा है उसको मुतासिर होना पड़े। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं वो बहरे हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। अगर हम एहतजाज नहीं कर रहे तो ये उनको पता चल रहा है कि हम एहतजाज नहीं कर रहे। ये जो कुर्सियां खाली हैं अभी, ये रिपोर्ट उन तक पहुंचेगी कि ये कुर्सियां खाली थीं और खाली हो गई। इस देश का नागरिक नहीं, किराएदार नहीं, हम हकदार हैं। तुम एक तौसीफ को मारोगे 100 तौसीफ पैदा होगा। 100 तौसीफ को मारोगे 1000 तौसीफ पैदा होगा। 1000 तौसीफ को मारोगे 1,00,000 तौसीफ होगा। हमने हिटलर का भी नाम सुना था, हमने गद्दाफी का भी शासन देखा। नरेंद्र मोदी जी, इस कौम को डराने का कोशिश मत करो। इंशाअल्लाह इस कानून को हम रिजेक्ट करते हैं, करेंगे, और जब तक ये कानून वापस नहीं होता हम सांस नहीं लेंगे। हम लोग उस वक्त तक एहतजाज धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि ये एक्ट वापस न ले लिया जाए। क्या इसके लिए हमें सर पर कफन बांधकर क्यों न मैदान कारगर में आ जाना पड़े, बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। हम अगर चाहें तो इन तमाम लोगों को लेकर के सड़क पर खड़े हो सकते हैं और पूरा सड़क जाम कर सकते हैं, रेलवे ट्रैक जाम कर सकते हैं, वो हाईवे जाम कर सकते हैं और इस पूरे इलाके को जो है बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकते हैं।
तो बात आंदोलन की कही जा रही है, लेकिन इस आंदोलन में किस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो आपने सुन लिया। इसी पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, फैज खान, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, अजीज खान जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, आदिल हसन AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ, और मुश्ताक मलिक, प्रेसिडेंट तहरीक मुस्लिम शब्बान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रही हूं, एक एक मिनट में अपना ओपनिंग रिमार्क रखिएगा। शुरुआत आज आदिल हसन जी आप ही से कर देती हूं। आप मुझे समझाइए इस पूरे मसले को जो वक्फ कानून से जुड़ा हुआ है, एक मिनट में समझाइएगा। इसे क्यों धर्म युद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है या क्यों मजहबी रंग दिया जा रहा है? मैम, ये डायरेक्ट मजहब से रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इट इज रिलीजियस अफेयर। मेरी मस्जिद, मेरा ईदगाह, मेरा कब्रिस्तान, मेरा इमामबाड़ा, मेरा खानका मेरा है, नहीं तो किसका? नरेंद्र मोदी जी का, अदानी अंबानी का है। अरे मेरे बाप दादा ने अपनी संपत्ति दी, मेरे लोगों के लिए दी, लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जगह दिया गया, और हिंदू राजा ने भी दिया, मुस्लिम राजा ने भी मंदिर में दिया, मस्जिद में हिंदू राजा ने भी दिया। तो आप क्यों हर कुछ में पढ़ना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी तानाशाही रवैया छोड़े, और नरेंद्र मोदी ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम लड़ाई लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। वक्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका CEO ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है। पब्लिक में झूठ नहीं बोले कि ये शरीयत कोर्ट है। दूसरा, जो भी निर्णय होता है वो उसके रेवेन्यू ऑफिसर और सर्वे ऑफिसर पर वक्फ में रजिस्ट्रेशन होता है, और वक्फ रजिस्ट्रेशन अभी इसलिए है क्योंकि वक्फ का एक ओपन ऑलरेडी साइट है। जब आप एक नॉन मुस्लिम को नॉन मुस्लिम एंडोनमेंट में नहीं जोड़ सकते हैं, तो मुस्लिम को क्यों जोड़ रहे हैं आप? उस पे नॉन मुस्लिम को जोड़ रहे हैं। और हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड को 5 स्टेट पे 12.5 लाख एकड़ जमीन है। आप जबरदस्ती मुसलमानों को बदनाम चलिए कर रहे हैं। ठीक, आदिल खान जी, सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट आप कर रहे थे। ये धार्मिक मसला, इसको ना बनाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। इस पर चर्चा करूंगी। एक एक मिनट सब मेहमानों को पहले दे देती हूँ। फैज खान जी, आप भी आज 1 मिनट में समझाइए, क्या इस मसले को मजहबी रंग अपने अपने फायदे के लिए दिया जा रहा है? क्यों मुसलमानों को तकरीरें देकर भड़काया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है। कुछ लोग जिन्नत 2 बनना चाहते हैं, भारत को धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मजहबी रंग दे रहे हैं कि नेस्त नाबूद कर देंगे, दंगा फसाद कर देंगे, सड़कों पर आओ मुसलमानों, घर से निकलो। ये नहीं कह रहे मुसलमानों पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए, अच्छी नौकरी करने के लिए, IAS IPS बनने के लिए घर से निकलो, दंगा करने के लिए घर से निकलो, क्योंकि ये जिन्ना पार्ट 2 फिर से कर सके और भारत का विभाजन फिर से धर्म के नाम पर कर सके। जबकि वक्फ का जो मैटर है ये विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष मैटर है, मैनेजमेंट का विषय है। चाहे सेना की जमीन हो, चाहे रेलवे की जमीन हो या वक्फ की जमीन हो, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है। इसका इंच इंच सरजमीन हिंदुस्तान का हिस्सा है, और इस देश की संसद को अधिकार है, इस देश के कानून को अधिकार है कि जमीन का सही उपयोग कैसे हो, लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, ये उनका अधिकार है। और मैं एक बात आपको और बताता हूं, ये लोग जो कह रहे हैं कि हिंदू क्यों उसमें आ रहा है, आप ये कह दीजिए वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट से कोई हिंदू प्रभावित नहीं होगा। आप लोग मंदिरों पर दावा ठोक रहे हो, कुंभ पर दावा ठोक रहे हो, इसलिए हिंदू भी आ रहा है। आगे आपको समय दूंगी। 1 मिनट आपका समाप्त हो गया। अजीज खान जी, अब 1 मिनट आपके पास भी है। ये जमीनों का मसला, मजहबी रंग इसे क्यों देने की कोशिश की जा रही है, समझाइए दर्शकों को 1 मिनट में। देखिए, 1 मिनट में तो नहीं समझाया जा सकता, लंबा वक्त लगेगा। क्योंकि जिस तरह आज मैं देख रहा हूं कि इस पूरे मुद्दे को बीजेपी किस तरह इसमें एजेंडा चला रही है, उसके सांसद, उसके पार्लियामेंट के मेंबर किस तरह वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां तक कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके CJI जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पर किस तरह काउंटर किया जा रहा है, किस तरह कटाक्ष उन पर किया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि साहब CJI की वजह से इस मुल्क में गृह युद्ध होने जा रहा है या गृह युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है। ये मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कुछ भी हो सकता है, और इससे ज्यादा इस देश में नफरत की बात हो सकती है। बहुत कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं बीजेपी इसको एक नफरत के तौर पे बढ़ाना वो देना चाह रही है, एक एजेंडे के रूप में लेकर चलना चाह रही है। ये मकसद यहां पर है। दूसरी बात मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं। अच्छा, चले 1 मिनट समाप्त हो गया। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। बीजेपी पर ही सवाल करने में या बीजेपी को ही काउंटर करने में 1 मिनट का समय आपने गवा दिया। ये 1 मिनट इसलिए देती हूं आप सभी को ताकि आप लोगों का ओपनिंग रिमार्क आ जाए, उसके बाद में तो बहस होती रहती है। सैयद जफर इस्लाम साहब, कैसे रोकिएगा? सड़क पर उतरकर, नारेबाजी करके, तकरीरें पढ़कर सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि मजहब में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैसे रोकिएगा इसको धर्म युद्ध बनने से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक
ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं बात जो है बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से करूंगा कि देखिए, मैं तो अपील करूंगा अपने मुस्लिम भाइयों से कि आप इसको समझिए ठीक से। जैसे आप लोगों को किसी तरह लोगों ने गुमराह किया था कि सीए में आपकी नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता कभी नहीं गई, ना कभी जा सकती है, ये भी ना गई ना कभी जा सकती है। उसी तरह ये जो कानून आया है, इससे सिर्फ मुस्लिम गरीब तबका जो मुस्लिम है उसका फलाह बहूदी के लिए जो है काम होगा और उसी को फायदा होने वाला है। आपकी नासमझी की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को आप इस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिए कि वो आप दंगा फसाद करने जाए, ये गलत है। मैं सबसे अपील करूंगा, मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं से अपील करूंगा, ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं, समझने का है। 70 सालों में जो नहीं हुआ अब होगा और इससे मुस्लिम समाज के गरीब तबकों का फायदा होने वाला है। ऐसे में उन्हें पढ़ने के लिए उत्साहित कीजिए, उनको स्कूल कॉलेज जाने के लिए कहिए, उनको बड़े बड़े ऑफिसर बनने के लिए उनको। ठीक है, समय आपका भी समाप्त हो गया। मुश्ताक जी, 1 मिनट आपके पास भी है। वक्फ की जमीन का जो पैसा है, 1 मिनट आपके पास भी है। जमीनों का मसला देखते ही देखते मजहबी कैसे हो गया, समझाइए जरा 1 मिनट में। देखिए प्राची जी, ये मसला सिर्फ ज़मीनों का नहीं है, ये मसला वक्फ के माने मुस्लिम समझिए कि एक खाली समुदाय का मसला नहीं है, एक मजहबी मसला है। और वक्फ एक मजहबी चीज़ है और इसको इस वक्त प्रॉपर्टीज़ को, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो या ओपन लैंड्स हो या कब्रिस्तान हो, इसको कोई समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया या फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी नहीं दिया। ये समझिए कि मुसलमानों की अपनी वक्फ जायदादें हैं। हाँ, कुछ राजाओं महाराजाओं ने भी वक्फ किया है। तो ये मसला धर्म से जुड़ा हुआ मसला है और ये धर्म से हटकर कोई मसला नहीं है। और इस मसले को गैर ज़रूरी धर्म से जुड़े हुए रहने का माने ये है कि ये मसला कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। यह मसला हुकूमत ने जो इक़दाम किया है वो समझिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरे बिल को अगर आप पढ़ेंगे तो वो टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको बिल्कुल चलिए यही डिफरेंशिएट अपने पहले 6 मिनट में करने की कोशिश कर रही हूँ। सर 1 मिनट आपका समाप्त हो गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, आप भी मुझे समझा दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए दर्शकों के सामने। इस मसले को मैं मजहबी मसले के तौर पर देखूं, मजहबी मसले के तौर पर चर्चा करूं, या वक्फ बोर्ड जो जमीनों को देखता है, जमीनों का प्रशासन करता है, उसके तौर पर चर्चा करूं? देखिए मोहतरमा, इसको मजहबी एतबार से नहीं बल्कि इंतज़ामी एतबार से इस पर चर्चा होना चाहिए। और जो धरना प्रदर्शन हो रहा है तो मैं उस सिलसिले में आप कहना चाहता हूं कि इस्लाम बड़ा रवादारी का मजहब है, अमन शांति भाईचारा सिखाता है और हिंसा का कायल नहीं है। तो धरना प्रदर्शन करें, ज़रूर करें, मगर क्या अमन शांति के साथ कानून के दायरे में रह कर के करें। और दूसरी बात यह है कि ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के फायदे के लिए है, इससे नुकसान नहीं है। अभी तक वक्फ बोर्ड जितने भी स्टेट के थे वो करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बिल्डरों से, भूमाफियों से मिल करके बेच रहे थे, खुर्द-बुर्द कर रहे थे और गरीबों, कमज़ोरों, लाचारों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों पे होने वाली आमदनी खर्चा नहीं हो रही थी। अब वक्फ संशोधन बिल से गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा और परेशान वही लोग हैं जिन लोगों ने वक्त की जमीनों पर शॉपिंग कम्प्लेक्स ठीक है, अब किसको परेशानी हो रही है, आइए चर्चा को ओपन कर देते हैं, डिबेट की शुरुआत कर देते हैं। और मुश्ताक मलिक जी, आप ही के पास आ रही हूँ। आप ही पहले मुझे समझाइए बात, चूंकि 1 मिनट में आप पूरी मुझे समझा नहीं पाए थे। मामले को मजहबी बनाना है, इसलिए सड़कों पर उतरकर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो शायद ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिहाज से। मलिक साहब, देखिए, लोकतंत्र के हिसाब से तो बिल भी ठीक नहीं है। और प्राची जी, आपने जो अपने ओपनिंग कमेंट्स में बात कही कि मुल्क में जो समझिए कि कहीं कहीं गड़बड़ हुई है, जैसे बंगाल में हुई गड़बड़, आप उसी का जिक्र किए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि लोकतंत्र में ये कहाँ इजाज़त है कि निशिकांत दुबे पार्लियामेंट के समझिए कि चीफ जस्टिस को डराएं। निशिकांत दुबे के बयान पर आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बात आएगी। लगता है ना किसी और का ओपनिंग कमेंट आपने सुन लिया। समझिए कि आज मैंने एक बार भी बंगाल का जिक्र नहीं किया, आज मैंने जिक्र किया है उन तकरीरों का
जो अलग अलग मंचों से दी जा रही हैं। नहीं, रुकिए ना, मुझे लगता है किसी और का ओपनिंग कमेंट सुनकर आ गए हैं। मैं तो बात कर रही हूँ अहमद वली फैसल रहमानी की। इमारत शरिया से वो ताल्लुक रखते हैं, कह रहे हैं इतनी गर्मी पैदा कीजिए माहौल में और लगातार करते रहिए ताकि सेंटर की हुकूमत और जो सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रहा है वहां तक गर्मी जाए। ये बोला मैंने, तो इस पर दीजिए जवाब। ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? नहीं, जो बात फैसल रहमानी ने की, देखिए हम एक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई हुकूमत बिल लेकर आती है, कोई बात कहती है और किसी एक समझिए कि धर्म को डायरेक्ट अटैक करती है, तो फिर अब संसद में तो हम है नहीं। जब संसद में नहीं है तो हुकूमत तक बात पहुंचाने का तरीका सड़क ही होती है। नहीं, मुझे लगता है आप फिर यहाँ गलती कर रहे हैं। अब तो हुकूमत को समझाने का मसला रहा नहीं सर, अब तो हुकूमत को समझाने का मसला रहा नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट में है मामला। हुकूमत ने गलत किया है, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुन रहा है। भाई, जो आपकी आपत्ति थी, 2 आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो ये सड़क पर उतरकर, ये गर्मी पैदा करके, ये कफन बांधकर निकलने के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप, ये समझाइए ना। देश के कानून को, देश के समझिए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं। जिस तरह आजादी में हमने कफन पहनकर कुर्बानियां दी हैं, उलमा ने कुर्बानियां दी, जिहाद के फतवे का ऐलान अंग्रेजों को भगाने के लिए किया था, और आज मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने और मुल्क में समझिए कि तमाम के दरमियान मोहब्बत को बाकी रखने के लिए संविधान आपको क्या इजाजत देता है, आपको पता है? चलिए कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करती हूँ। इस संविधान में आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कैसे आंदोलन का अधिकार है समझाइए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इजाजत है कि आप ये कहें कि इतनी गर्मी पैदा कीजिए? सुनिए मुस्ताक जी, ये संविधान में कहाँ लिखा है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करिए कि इतनी गर्मी पैदा कीजिए कि हुकूमत तक आवाज जाए? तुम एक तौसीफ को मारोगे, 100 तौसीफ पैदा होंगे। आप ललकारो नहीं, हमारे सब्र का पैमाना टूट जाएगा तो तुम्हारी ताकतें काम नहीं आएंगी। कुर्बानी का जज्बा हम में वर्षों से है। बताइए ना, कौन से संविधान में ये आंदोलन का तरीका बताया गया है? इस संविधान में कहाँ पढ़ा है आपने? संविधान में कौन सी लाइन है हमारी संविधान की जो ये बताती है? की बात नहीं, जो बात अमारत शरिया के अमीर ने बात की है, वो बात कहीं वायलेंस नहीं है। पूरी ताकत से आप समझिए कि अपनी बात को रखें ताकि मरकजी हुकूमत तक आपकी बात को जाए। अब अगर इधर उधर की बात ना करें ना, संविधान का हवाला देने वाले मुझे संविधान का हवाला देकर समझा देते आप। ये गर्मी पैदा करना, ये 1 तौसीफ को मारना, ये 2 तौसीफ को मारना, ये कफन बांधना, ये आग फोड़ देना, इसका मतलब समझाते ना ये कौन से संविधान के दायरे में आता। मैं आ रही हूँ जफर इस्लाम जी आपके पास। एक जवाब फैज खान जी, अगर गर्मी नहीं होती तो ये देश आजाद नहीं होता। आंदोलन कराने का, आंदोलन करने का सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है ना साहब आपकी बात, तो कम से कम इतना तो अपने आप में सब्र रख लीजिए। आंदोलन कीजिए ना, सड़कों पर उतरिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर दबाव ना बनाइए ना। सुप्रीम कोर्ट को डराया धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव ना बनाइए ना। सुप्रीम कोर्ट डराया धमकाया जा रहा है। किसी के दबाव में नहीं आएगा हमारे देश की न्याय व्यवस्था। फैज खान जी, इस बात का एक छोटा सा जवाब मुझे समझाइए। कहना चाहता हूं कि सुरक्षा एजेंसियों से भी मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, तौसीफ खान जैसे लोग और उनका समर्थन करने वाले लोग जो टीवी चैनल पर बैठकर समर्थन कर रहे हैं, इनकी जांच कीजिए। इनका पाकिस्तान बांग्लादेश कनेक्शन खोजिए, इनके बैंक अकाउंट की जांच कीजिए, इनके घरों की जांच कीजिए। ये देश को तोड़ने की प्लानिंग है, जिन्नत 2 वाली प्लानिंग है, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। इसकी इजाजत संविधान हमारे देश का नहीं देता है, और प्राची जी इस्लाम भी नहीं देता है। हालांकि ये धर्म का मैटर है नहीं, ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है कि जमीनों का मैनेजमेंट कैसे होगा। कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात धर्म का मैटर है, उसमें कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं की जा रही है। ये लोग खामखा भड़का रहे हैं मुसलमानों को, सड़कों पर आ जाओ ये कह रहे हैं। पुनः मैं कह रहा हूं, ये मानसिकता देश को तोड़ने वाली है।
अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो जमीन पर फसाद फैलाते हैं। अरे मलिक साहब, हम रुक जाइए। दुआ करते हैं हमेशा, मलिक साहब, रुक या अल्लाह जाइए। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व अरे ऐसे नहीं होगा मलिक इस साहब। दुनिया को हमको जहन्नम नहीं बनाना है, इस दुनिया को जहन्नम बनाकर हमको जन्नत नहीं मिलेगी, ये बात श्योर कर ले। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ना, ये दंगे फसाद फैला रहे, इस दुनिया को जहन्नम बनाना चाह रहे हैं। अरे मलिक साहब देखिए, जब सवाल करती हूँ आपसे तो इधर उधर की बात करते हैं, पॉइंट पर आते नहीं हैं। अब जब दूसरा मेहमान बोलता है तो लगातार आप बोलते हैं, यही दिक्कत है। इसी तरीके पर सवाल पूछ रही थी। बात आपकी सही हो सकती है लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है, संवैधानिक तरीका नहीं अपना रहे हैं आप। आदिल हसन जी आ जाइए, आप तो सबसे आगे हैं। किशनगंज हो या फिर हैदराबाद हो, आपके नेता तो ना जाने क्या क्या तकरीरें पढ़ रहे हैं। बताइए ना, ऐसा क्या हो गया कि मस्जिदों के लिए एक एक मुसलमान खड़ा हो जाएगा? कौन सी मस्जिद छीन ली आपकी इस कानून ने? मैम, सबसे पहले बाबरी मस्जिद मेरी छीन ली, संभल के मस्जिद में 5 बेगुनाह को गोली मार दिया गया। आप भारतीय कोर्ट को मथुरा मानते हैं, काशी के नाम पर बाबरी फसाद मस्जिद करा छीन रहे हैं। ली। आप क्या चाहिएगा? अब आप क्या चाहते हैं? और मैं खुद उस रैली में कल किशनगंज में था, आपके लोग भी थे, ऑफिसर भी थे वहां पर। एक आपने सुना जब एएमयू किशनगंज को जमीन नहीं दिए थे ये नीतीश भाजपा सरकार, तो हम लोग किशनगंज में रोड पे उतर गए थे और उसके बाद नीतीश कुमार को झुकना पड़ा, भाजपा को झुकना पड़ा, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की साजिश के तहत एएमयू किशनगंज को जमीन नहीं मिल रही थी। अगर आप मजबूर कीजिएगा तो हम फिर उतरेंगे। और जफर इस्लाम साहब तालीम की बात कर रहे हैं, तो एएमयू किशनगंज को 11 साल से झुकाना, एक सेकंड आदिल जी, जब धर्म की और मजहब की बात हो ही रही है और आप ये क्लियर कर रहे हैं कि मजहबी मामला है, ये धर्म का मामला है, तो मुझे आज बताई दीजिए ये मजहब और धर्म का मामला आप कैसे बता रहे हैं? या मजहब आपको क्या सिखाता है या धर्म आपको क्या सिखाता है? क्या लिखा गया है हमारे धर्म में, हमारे मजहब में? वक्फ क्यों किया जाता है, किन लोगों के लिए किया जाता है? मैम सुनिए, जिस अभी जफर साहब तालीम की बात करते हैं, दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनजीटी में केस लेके चले गए अपने लोग को खड़ा करके। सवाल सुना नहीं लगता है, नहीं पाया, वहां पर पुलिस लाइन बन रहा है, डीएमएसपी सवाल सुना नहीं लगता है, उसका घर बन रहा है। लेकिन अरे मैं सिंपल कर रही हूँ आदिल जी, मैं सिंपल कर रही हूँ, मैं सिंपल कर रही हूँ। अरे आप ही की बात को मेरे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपसे एक छोटा सवाल पूछा है, धर्म मजहब क्या कहता है, वक्फ किन लोगों के लिए किया जाता है? अगर ये मजहबी मामला है समझाइए मुझे। ये मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, खानका, इमामबाड़ा, ये टोटल मजहब का मामला है। ये हमारे वजूद का मामला है, ये हमारे शिनाख्त का मामला है, हमारी पहचान का मामला। भारत का संविधान आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, 30 की इजाजत देता है कि तुम अपने धर्म का प्रचार करो, आदिल हसन साहब, आधी अधूरी जानकारी नहीं ना, और आधे अधूरे सवाल को सुनकर जवाब ना दीजिए। आदिल हसन जी, पूछा आपसे कि वक्फ किन लोगों के लिए किया जाता है, इस पर जवाब दीजिए ना, फिर अगला सवाल पूछूंगी आपसे, फिर जवाब लूंगी मैं जफर इस्लाम साहब से आपका। वक्फ किन लोगों के लिए किया जाता है? या आदिल हसन साहब जब वक्फ करेंगे अपनी कोई भी जमीन तो क्यों करते हैं? मैम, मेरे पिताजी ने बलरामपुर में ईदगाह के लिए जमीन वक्फ किया है, और वो लोग ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं अपने, ताकि हम ईद की नमाज सुकून से पढ़ सके। मेरे पिताजी फिर वो लोग जो 5 स्टार होटल बनवा देते हैं, फिर वो लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर बोलिए ना। आपके अख्तरुल ईमान साहब तो बोल रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार तो हुआ और ये मुतवल्लियों ने किया। हाँ बोलिए। 20 प्रदेशों में नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार है। एक स्टेट बता दीजिए जिस स्टेट में मॉडल स्टेट है जिसमें भाजपा ने वक्फ बोर्ड के सवाल का जवाब सवाल ही करिएगा, सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने यतीम खाने खोले, इसका जवाब दीजिएगा। मौका दे रही हूँ, आंकड़े जुटा लीजिएगा, और ना हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। सही है जफर इस्लाम जी, सही है जफर इस्लाम जी। भाई आप पर यकीन खो बैठे हैं, 2010 में बना है, आप पर यकीन खो बैठे हैं ये तमाम लोग, और इसलिए जो हो पड़ेगा वो करेंगे, कयामत तक लड़ने के लिए तैयार हैं सबके सब मिलकर। रुकिए आदिल जी प्लीज एक सेकंड, जफर जी जवाब दीजिए। आदिल जी रुक जाइए, जफर जी आवाज कम करिए। देखिए ऐसा है कि मैं तो मुस्लिम समाज के लोगों को अपील करूंगा कि कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, देश में दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे। ये दुकान चलाने का मामला है, न धर्म चलाने का मामला नहीं है, न धर्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिससे उनकी चिंता बढ़ गई हो अचानक और उससे उसका नुकसान, धर्म का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, धर्म के बारे में चिंता होती तो 70 साल से मुस्लिम
कम्युनिटी के जो मिस्कीन लोग हैं, जो यतीम लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको इससे इमदाद कहाँ मिल रही थी? तब उस वक्त आपका दिल बेदारी उस वक्त देखनी चाहिए थी उन मौलानाओं में जो आज जो कफन बांधने के लिए कह रहे हैं या सड़क पर उतरने के लिए कह रहे हैं। ये हकीकत में सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, जितने लोग हैं ना अपनी दुकान चला रहे हैं। इसी तरह से मुतवल्लिस भी अपनी दुकान चला रहे थे। 200 मुतवल्लिस देश भर में, पूरे देश के, अरे चुप रहो हसन साहब एक मिनट, पूरे देश के 200 मुतवल्लिस, सिर्फ 200 मुतवल्लिस, पूरे देश के जितने वक्फ बोर्ड है उसका सामान जो माल जो है कौड़ी के भाव में बेच रहे थे। अब 2 लाख करोड़ की संपत्ति आपने 100 साल के लिए कौड़ी के भाव में दे दिया, लीज कर दिया। किस बात पे? किसी उसके आप जागीरदार थे, मुतवल्ली थे, रखवाले थे, कस्टोडियन थे। ये नहीं था आपका हक कि आप उसको 100 साल के लिए गरीबों के इमदाद के लिए है, उसको कॉम्प्रोमाइज करके अपने फायदे के लिए कर लीजिए। कितनी जमीनें बेच दी आपको? इतनी बड़ी लिस्ट है, क्यों लिटिगेशन में गया? सब जवाब देंगे मुझे अजीज खान साहब, इस पर जवाब जरूर देंगे। करप्शन को मुझे लगता है इन तकरीरों से अलग हटकर 10 सेकंड और बोलूंगा। हाँ बोलिए। नहीं 10 सेकंड। हाँ बोलिए कंप्लीट। आज जो लोग कफन बांधने के लिए कह रहे हैं, वो लोग जो कफन बांधने के लिए कह रहे हैं, उनको मुझे इतना ही कहना है कि लोगों को भड़काइए मत। आप तो घर में बैठे रहिएगा, लेकिन गरीब मुसलमान मारा जाएगा। हर जगह ये लोग भड़काते हैं। जिम्मेदारी भी तो सरकार की होगी ना। अजीज खान साहब, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट के जरिए आपकी हो गई। तो फिर ये सड़क पर उतरकर या इन मंचों से जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, अजीज खान साहब, क्या इस भाषा का समर्थन आप करते हैं? समाजवादी पार्टी करेगी? देखिए प्राची जी, पहली बात तो इस बात को समझिए कि इस देश में कोई भी ऐसा काम जो कानून के खिलाफ है उसका कोई भी सख्त समर्थन नहीं करेगा समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाजवाद की बात करती है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने अभी इससे पहले सवाल किया था कि वक्त संपत्ति पे क्या क्या बन गया और लोग अमीर हो जाते हैं और क्या क्या नहीं हुआ, क्यों किया जाता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि वक्त संपत्ति जो वक्त के नाम किया जाता है, लोग जो वक्त करते हैं उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो सिर्फ अपने धर्म कर्म की चीजों को बेहतर करने के लिए लोग वक्त करते हैं। एक बात, वक्त का मकसद स्कूल बनाना, उस पर अस्पताल खोलना, जब सरकारें नहीं खोल पा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 1,72,000 वैकेंसी है आज अध्यापकों की, सरकार उसे भर नहीं पा रही। तमाम स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। कुछ स्कूलों में जो पशु बांधे जाते हैं वहां पर सुविधा नहीं है जो बच्चे पढ़ सके। ये सरकार की स्थिति। मैं बताऊं अस्पतालों की स्थिति क्या है, आप जाके देख लीजिए कि ओटी की स्थिति क्या है। अब मैं बीच में टोकूंगी ना तो फिर नहीं, मैं अगर टोकूंगी फिर दिक्कत हो जाएगी। अजीज खान जी, मैं आपसे हमेशा चाहती हूँ हम वक्फ बोर्ड पर बात करें तो आप उस पर बात नहीं कीजिएगा। अरे विरोध किस बात का हो रहा है? सड़कों पर क्यों उतरे? एक सेकंड अजीज, मुझे बात करने दें। मैं करने मुझे बात करने दें, ये तरीका नहीं होता है। अजीज आपने खुद सवाल किया क्या विषय पे बोले, ये तरीका होता है, विषय के बाहर कुछ नहीं बोले जा रहे हैं। अजीज खान जी, अजीज खान जी, अरे तुम्हारा मामला नहीं है, देश का मामला है। उलझुल बात नहीं करना। वक्फ की जर्रा जमीन हिंदुस्तान की है, सेना की हो, वक्फ की हो, रेलवे की हो, हिंदुस्तान की है। हमारा पर्सनल मामला है इनका। ठीक है फैज खान जी, एक सेकंड। अजीज खान जी, आप क्या तमाशा कर रहे हो? आपकी फैज खान जी, फैज उनको बोलने दीजिए। अच्छा रुके अजीज खान जी, सुन तो लीजिए। अच्छा सुने ना अजीज खान जी। अच्छा अजीज खान जी, अमूमन आप गुस्सा होते नहीं है, अमूमन आप अपना पेशेंस खोते नहीं है और मेरे सवाल का जवाब आप देते हैं, लेकिन आप गोल घुमा गए, इसलिए लौटा कर ला रही हूँ। एक सेकंड, आपको भी पता है अजीज खान जी, आप इतने डिबेट्स में शामिल होते हैं, इतना समय नहीं होता ना आपके और मेरे पास कि हम पहले दूसरी बातों पर बात करें देश की और फिर टॉपिक पर आए। नहीं ना, सुनिए एक सेकंड, आपने कहा, मैं आप ही की बात पर सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकंड, आपने कहा कि समाजवाद में जो भी कानून के खिलाफ है, जो भी संविधान के खिलाफ है, आप उसके साथ खड़े नहीं होते। तो आज क्या मेरे मंच से, आज के मेरे शो से या इंडिया टीवी से आप उन मुसलमानों को संदेश दे सकते हैं कि आप ऐसे मंचों की तकरीरों में ना जाएं जहां से एक तौसीफ के बदले 100 तौसीफ पैदा करने की बात की जा रही है, जहां से कफन बांध के निकलने की बात कही जा रही है, जहां से गर्मी पैदा करने की बात की जा रही है। एक अपील कर दें, फिर जितने मसले चाहिए उस पर बात कर लूंगी। देखिए प्राची जी, एक बात आप समझिए, इतना बड़ा इशू चल रहा है देश में। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया, सीजीआई को चैलेंज किया। आज पूरा ट्रोल हो रहा है मसला। जिस तरह हालात बिगड़ गए हैं देश के, वो कह रहे गृह युद्ध हो जाएगा। इस पर तो सेना को दखल देना चाहिए,
सेना को दखल देना चाहिए कि क्या गिरोह युद्ध कराने की कोशिश कर रही है। देखिए ना अजीज खान जी, यहीं पर एक्सपोज हो गए ना आप कहते कुछ हैं करते कुछ है। निशिकांत दुबे पर आपका सवाल वाजिब, आपके सवाल का जवाब जफर इस्लाम साहब से ले लूंगी। निशिकांत दुबे पर आपके निशिकांत दुबे के बयान पर आपकी आपत्ति वाजिब, मान लिया। उस सवाल का जवाब जफर इस्लाम जी देंगे, लेकिन ये बोले बिल्कुल बोलेंगे। अरे बुलवाती हूँ, अरे बुलवाती हूँ, अरे बुलवाती हूँ, अरे बुलवाती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को अलग कर चुके हैं, पार्टी अलग कर चुकी है, फिर भी बुलवाती हूँ, फिर भी बुलवाती हूँ। लेकिन अजीज खान जी, थोड़ा गुस्सा कम, आज थोड़ा पेशेंस में। यहाँ देखिए आप थोड़ा सा एक्सपोज हो गए। अब आपने कहा समाजवाद ऐसे आंदोलनों का साथ नहीं देता। अब मैंने कहा अपील कर दीजिए आम मुसलमानों से कि ऐसे मंचों पर ना जाइए जहाँ कफन बांधने की बात कही जाती है, जहाँ गर्मी पैदा की बात की जाती है। आपने नहीं की अपील, मेरे शो से कर दीजिए आप। देखिए प्राची जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि एक ही शो में दो तरीके की बात कैसे हो सकती है। एक शो में एक तरफ जफर साहब बैठे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा निशिकांत दुबे को पार्टी से निकाला जाएगा। अरे उन्होंने शांति की अपील की भाई, जफर साहब ने शांति की अपील की है, आप भी कर मुस्लिम दीजिए। कम्युनिटी को आप कह रहे हैं कि उनके बारे में ये बोल दीजिए जो इनके पार्टी के लीडर हैं, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ना क्योंकि अजीज खान जी सुने, अच्छा सुने, आपने मुझे, फिर आ रही जफर जी, आपने मुझे कहा, खुद कहा, आपकी खुद की लाइन है, आपकी खुद की लाइन है, आपकी खुद की लाइन है, रुके, आपकी खुद की लाइन है। आप अपने स्टैंड पर ना कायम हो रहे और आप चाह रहे हैं जफर इस्लाम आपकी बात पर जो आप कह रहे हैं वो जवाब दे दें। आपने खुद कहा कि समाजवाद ऐसे आंदोलनों के साथ खड़ा नहीं होता, आज अपील करने को दिया तो आप चले गए कहीं और। खैर जफर इस्लाम जी, जवाब आपको देना है। आप विपक्ष पर जितने भी आरोप लगाएं, लेकिन आपके नेता अगर ऐसे बयान देंगे तो विपक्ष सवाल पूछेगा और हम भी आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए अजीज साहब, इस बात जो सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि ये वही लोग हैं जो मुस्लिम समाज के वोट के बेसिस पे जिंदा है। इनकी जो भी पोजीशन है आज वो मुस्लिम समाज के वोटों की वजह से है। इसलिए भड़काने का भी काम जो कर रहे हैं उनके पीछे ये लोग खड़े हैं। ये लोग सामने नहीं आते हैं लेकिन पीछे से पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं आज इनसे अपील करूंगा और इनसे बोलूंगा कि अपने पार्टी से अपील कीजिए कि भड़काने का और लोगों को गुमराह करने का काम बंद कीजिए और मुस्लिम समाज को कटघरे मत खड़ा कीजिए। मुस्लिम समाज को कटघरे मत खड़ा कीजिए। सुन लीजिए, एक और बात कह रहा हूं, जहां तक आपकी पार्टी का सवाल, आपकी पार्टी ने तो कोई स्टैंड नहीं लिया। कैसे अगर कोई कफन बांध करके मुस्लिम समाज का, आप उसका खैर रखा है ना मुस्लिम समाज के, वो आपका वोट बैंक है, तो आप उनको बोलिए ना इस तरह से मरने के लिए मत जाओ। जी, वो आपसे निशिकांत दुबे पर जवाब चाह रहे हैं, एक जवाब दे दे तो आगे बढ़ो, वक्त पर चर्चा कर लूं। ये आपसे निशिकांत दुबे पर जवाब चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोर्ट पर तो आप भी दबाव बना रहे हैं। मैं निशिकांत दुबे जी के बारे में इतना कहना चाहता हूं, देखिए उस पर बता देता, जवाब देता हूं। देखिए वो उनका निजी बयान है, पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी ने बोला है, बता दिया है, ये उनका निजी बयान है। बाकी निजी बयान देने के बाद उसके अगर उसकी समीक्षा की जाती है, समीक्षा जिसको करना करे उसके बारे में, लेकिन ये कोई ऑफिशियल नहीं, अलग तो आपने कर लिया, लेकिन अधिकृत तरह से कोई बयान नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के सांसद पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, कोई शो कॉज नोटिस देंगे या ना देंगे, इस पर सभी की निगाहें तो हैं और उम्मीद भी करेंगे कि आप ये सब करें। एक मिनट, हमारे प्राची जी, हमारे पार्टी में डिसिप्लिनरी कमेटी है। डिसिप्लिनरी कमेटी, अगर कोई ऐसी चर्चा हो, ये कैसी बात या कोई ऐसा बड़बोलापन किसी का भी हो, चाहे कोई भी हो, अच्छा चले, तो उससे डिसिप्लिनरी कमेटी लौट कर आती हूँ। उसके बाद फैज खान जी आपके पास भी आऊंगी। मुझे एक विषय समझना है मुश्ताक जी, मुझे लगता है आप जिस तरह से बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है सर, अभी कौन भड़का रहा है अभी जानते हैं। मुश्ताक जी और फैज खान जी, पहले मुश्ताक जी आप समझाइए, फिर फैज जी आप समझाइएगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है, अभी जो अजीज खान साहब ने कहा, ये वक्फ दान में दी हुई जो प्रॉपर्टी है, या मुसलमान जब वक्फ करता है तो किस नियत से करता है मुश्ताक मलिक जी? उसके जहन में क्या ये रहता है या नहीं कि गरीब मुसलमानों का, यतीमों का, जो मिस्कीन हैं उनका, गरीबों का कुछ भला हो जाए? नहीं, आपने बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दिया है वक्फ का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी बात यह है मैडम कि भाई जो समझिए कि वक्फ में बहुत से गड़बड़ियाँ हुए हैं, बहुत से लूटमार मचा है, इससे कोई इनकार नहीं है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत क्लैरिटी के साथ क्रिस्टल क्लियर बात कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड में बहुत सा समझिए कि साहब लूटमार मचा है।
उसमें पॉलिटिकल जमातें भी हैं, वक्फ माफिया भी है, लैंड माफिया भी है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक सवाल मैं ज़फ़रुल इस्लाम साहब से ये करूँगा कि आप ये बिल लेकर आए कि साहब ये गरीब मजबूर समझिए लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और फिर बार बार प्रधानमंत्री हो या समझिए अमित शाह हो या फिर आपके माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू हो, उन्होंने ये कहा कि इससे गरीब खवातीन का भी भला होगा। ठीक है। मुझे एक क्लॉज बता दीजिए कि आपने एक रोड मैप इस बिल में दिया। चले ठीक, बहुत अच्छा सवाल। आप तो लिमिटेशन एक्ट के तहत समझिए जो जमीना है वो लैंड का जवाब लूंगी अभी ज़फर इस्लाम जी से। आप ले लीजिए, आप ज़फर इस्लाम बिल्कुल लेती हूँ, लेकिन मुश्ताक मलिक जी मेरा सवाल अभी बाकी है आपसे। आपने बहुत अच्छे से यहाँ एक्सेप्ट किया कि बहुत सारी गड़बड़ियां वक्फ में हुई। तो जब वक्फ कानून आपके तरीके से चल रहा था, जब पिछली सरकारों ने सारी ताकतें दी थी, तब जाके इतना भ्रष्टाचार हो गया, तब जो मंशा वक्फ की है वो पूरी नहीं हो पाई, तो अब करने दीजिए सरकार जो कर रही है, थोड़ा वक्त इनको भी दीजिए फिर। नहीं, एक बात मैं आपको कहूं कि देखिए सरकार की नीति और नीयत में बहुत फर्क है। आप पूरा बिल आपने स्टडी किया है, उस पूरे बिल को अगर आप देखें तो सिवाय जमीनों को हड़प लेने या जमीनों को लैंड माफिया के हवाले करने, अगर आप लिमिटेशन एक्ट क्यों हटा रहे हैं? आप लिमिटेशन एक्ट क्यों हटा रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आप जमीन को प्रोटेक्ट करने की बात करके भूमाफिया को हवाले करना चाहते हैं। मेरा सवाल मैं फिर दोहराती हूँ। 2013 वाला जो संशोधन था वो बहुत अच्छा संशोधन था। अभी तक जैसा वक्फ चल रहा था, वक्फ बोर्ड चल रहा था, आपको उसी स्थिति में चाहिए, यही बात है ना सर? तो जब आपके तरीके से सब कुछ चल रहा था तब भी 58,890 प्रॉपर्टी पर कब्जा था, तब भी 8,72,851 प्रॉपर्टी में से 4,36,224 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में पता ही नहीं कौन मैनेज कर रहा है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, मैं उसको बिल्कुल समझिए कि साहब एक्सेप्ट भी कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बिल आया है उस बिल में आप मुझे बताइए कि प्रोटेक्शन का कहां कौन सा क्लॉज है? आप तो डिलिमिटेशन को खत्म कर रहे हैं, आप वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाह रहे थे। मुश्ताक जी, जब सब कुछ खराब है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जब आप मान रहे हैं कि आप मेरे जवाब को नहीं मान रहे, वो दैट इज डिफरेंट। मैं कोई नहीं होती आपके जवाब को मानने वाली, लेकिन जब आप खुद मान रहे हैं भ्रष्टाचार है और कह रही है सरकार कि हम ये सब ठीक करेंगे, प्रॉपर्टीज को मैनेज करेंगे, तो क्या दिक्कत है? फैज खान, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको यही शब्द समझ में आ रहा है, नियत और नीति। देखिए बात यह है ना, नियत और नीति की यदि हम बात करें तो जिन लोगों ने 15 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बनाया और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की जिस कासिम रिजवी ने, उसकी पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की MIM। तो इनकी नियत और नीति तो 1947 से जग जाहिर है। कहते थे कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला देंगे और सेना लेकर दिल्ली गए थे कासिम रिजवी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से युद्ध करेंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको उनकी हैसियत दिखा दी। तो नियत खराब तो उनकी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि क्लॉज, आपके पास पहुंचूंगी मैं, जरा शहाबुद्दीन जी के पास चली जाती हूं, मौलाना शहाबुद्दीन जी के पास पहुंच जाती हूं मैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, यही बात जो फैज खान जी समझा पा रहे हैं, क्या आप भी यही बात समझा पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो मुस्लिम पक्ष जो विरोध कर रहे हैं उनका यही है कि भाई हमें नियत और नीति पर सवाल है। शहाबुद्दीन साहब बहुत सुलझे हुए हैं, ये बहुत मेरे सुलझे हुए हैं शहाबुद्दीन साहब। वक्फ संशोधन बिल है और ये वक्फ संशोधन बिल 16 पेज का है, और ये वक्फ संशोधन बिल 16 पेज का है, और इस 16 पेज में 48 पॉइंट है। इसमें वक्फ संशोधन बिल के इस मुसव्वदे में कहीं भी नहीं लिखा है कि मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। कहीं भी एक लफ्ज भी कोई नहीं दिखा सकता इस 16 पेज में। ये बिला वजह अपना वोट बैंक सीधा करने के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, वरगला रहे हैं, और जो है वो हिंसक प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, और उन लोगों को दर्द और तकलीफ है जिन लोगों ने आलीशान आशियाने बना रखे हैं, नाजायज कब्जे कर रखे हैं। और इस वक्फ संशोधन बिल से वक्फ बोर्डों में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा और जायज मकसद के लिए ये इस्तेमाल होगा।
वाकिफ ने जिस मकसद के लिए इसको वक्फ किया था, यानी खैर के काम, फलाह और रिफाह के काम, जन कल्याण के काम, उस काम में अब खर्चा किया जाएगा। तो इसलिए इन सब लोगों को परेशानी और दर्द हो रहा है। शहाबुद्दीन जी, आपने बड़े अच्छे से समझाया। बोर्ड में कहीं भी कोई मस्जिदों को खतरा लायक नहीं है। मैं बहुत एक सिंपल सा छोटा सा सवाल पूछूंगी जो कि मौलाना शहाबुद्दीन जी की बातों से मुझे समझ में आया, और वो सवाल यही है, आप बताइएगा आदिल हसन जी, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे लोगों पर जो बिचौलिए बनकर, या ऐसे लोगों पर जो अपना कुछ चंद रुपयों का फायदा देखते हुए गरीब मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर वो एक्सपोज हो तो क्या आदिल हसन साहब को अच्छा नहीं लगेगा? मैम, आपको तो मैं नहीं बोला, मलिक साहब भी बोल रहे हैं कि 12 साल वाला लिमिटेशन को जो है खत्म कर रहे हैं आप। जिस पर कब्जा है वो कब्जा आगे करते रहे। पहले जो इंक्रोचमेंट करता था वो नॉन अवेलेबल था, अब आप उसको अवेलेबल कर दिए हैं। तो ये बात तो साफ जाहिर है कि आपकी नीयत में खोट है, आपकी नियत ही नहीं है। और जो खोजा मुसलमान का यतीम खाना था, उसको प्रधानमंत्री जी के सबसे अजीज दोस्त उसको रखे हुए अपना आलिशान मकान में, उसको छुड़वा दीजिए। बोलिए जफरुल इस्लाम को पहला नोटिफिकेशन निकाल दे, उसको खाली करवा दे। आदिल हसन जी, जो हुआ नहीं पहले उस पर चर्चा कर लेंगे, जो हो गया आदिल हसन को उस पर चर्चा करनी नहीं। लिमिटेशन एक्ट सरकार लेकर आ रही है, मान लिया खराब है, चलिए जो कब्जा है वो कब्जा जारी रहेगा, चलिए मान लिया। इससे पहले रुके आदिल जी, पहले सवाल सुने। इससे पहले जब सरकार ये कानून लेकर नहीं आई थी, जब लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं हो रहा था, कितने कब्जे छुड़ाए आपने? जवाब दें इस बात का। कितनी प्रॉपर्टीज पर अस्पताल बनाए आपने? कितने यतीम खाने खोले आपने? दीजिए जवाब। मैडम, ख्वाजा बंदा नवाज जो गुलबर्गा शरीफ में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और 1935 से स्कूल चल रहा है वहां, जब नरेंद्र मोदी भी पैदा नहीं हुए थे। तो वक्त सिर्फ हैदराबाद में है, नहीं वक्त की संपत्ति से हैदराबाद में है। पूरे देश की बात करिए ना, अरे पूरे देश की बात करिए। आप कहाँ हैदराबाद तक चुप हो जाते हैं? दलाल जो है चुप कराइए। बेटा तमीज से बात कर, शहाबुद्दीन साहब के बारे में गलत नहीं बोलना, ईमान वाली हक वाली बात कह रहे हैं शहाबुद्दीन साहब, उनको दलाल नहीं बोलना, ध्यान रखना, तमीज से बात करना। बैटिंग करते हैं, दलाल को चुप कराइए। चुप रहे, शहाबुद्दीन साहब के साथ बदतमीजी नहीं करना, वो हक की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, आदिल हसन जी, संविधान की बात कर रहे हैं। आदिल हसन जी, जरूरी है कि आप यहाँ पर आएंगे और आप अपने व्यक्तित्व का परिचय देंगे। कासिम रिजवी की नाजायज औलादों, भागो यहाँ से। चलो चाहिए फैज खान जी। आदिल हसन साहब, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना तो मेरे शो पर होता है, ना मैं आपको इजाजत दूंगी। आपकी ऑडियो डाउन करवाऊंगी, मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी आपकी कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे शो पर करें। आप आए, आप तथ्यों पर बात करें ना। पाकिस्तान बनाने वाले कासिम रिजवी की नाजायज औलाद, फैज खान जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। उनको मैं नहीं रोका, मैं आपको भी रोक रही हूँ। अरे रुकिए सर, मैं उनको भी रोक रही हूँ, मैं आपको भी रोक रही हूँ। बना लिया, निकलो तुम लोग यहाँ से, रज़ाकारों की पार्टी भागो यहाँ से। फैज खान जी, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में इतना ही।